You have seen, I think, the highest achievements in life, and you have gone to the worst period in life, and you're a first generation entrepreneur. What made you jump into business? हमारे घर की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो मेरा जो बड़ा ब्रदर था उसने पेन बेचने शुरू करे, साइकिल पे जाके वो डीलरों को पेन बेचता, और मैं भी उनके साथ जाना शुरू हुआ ब्रदर के साथ। फिर हमें लगा कि यार ये वाले जो पेन बेच रहे हैं, इसमें मैंने अपने ब्रदर को बोला, यार इसमें तो हम ब्रांड नहीं डाल रहे, हम ब्रांड डालते हैं। जैसे आपका जो इंडस्ट्री है पूरी, ये बड़ी इनोवेशन बेस्ड इंडस्ट्री है, और आपने काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करे, काफी इनोवेटिव सोल्यूशन आपके हैं मार्केट के अंदर। हाउ डू यू बिकम अ पैशनेट इनोवेटर? मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सार ये रहा है कि मैं कभी भी किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हुआ। जो मैंने कर दिया, मैंने कहा कुएं में डाल, आगे चल। जब आप कुछ बड़ा बनाते हो तो आपको लोग चाहिए होते हैं साथ में, तो व्हाट इज योर टेक ऑन टीम बिल्डिंग? किसी को इंटरव्यू में तो नहीं समझा जा सकता, ये मेरी क्लैरिटी होगी। लोग इंटरव्यू में ना नॉलेज पे बहुत फोकस करते हैं कि यार नॉलेज नॉलेज नॉलेज। मैं कहता हूँ यार नॉलेज साइड पर रख, यार ये कुछ लर्निंग करना चाहता है। जब सेटबैक पड़ते हैं लाइफ के अंदर, तो वहाँ से दोबारा खड़ा होना जो होता है वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। व्हाट इज योर एडवाइस टू दोज यंग एंटरप्रेन्योर्स? उस फेज़ में सबके लिए कष्ट होता है और उससे निकलना तो है ही है, तो अपने आप को समझाना पड़ेगा ना दिमाग को कि भाई ये करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? दीपक जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरा। आज का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज ये एक ऐसी शख्सियत है जिनको मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम से, जो बिल्कुल रॉ और रियल बोलते हैं। मतलब इन्होंने जीवन में वो सब काम करे हैं जो हम ड्रीम कर सकते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर। ही हैज ऑलमोस्ट नाउ 40 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एंटरप्रेन्योरशिप। ही इज समवन हु हैज बिल्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच टू द बेस्ट पॉसिबल हाइट्स, and at that point he lost everything, and then he has power and energy to restart everything and then build something much more bigger, much more better, and which is growing at much more faster speed now. तो इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इनका जो कोर है ना वो है मार्केटिंग। और मज़े की बात है कि इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी मार्केटिंग की, इन्होंने कोई डिग्री नहीं ली मार्केटिंग की, इनके पास कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी टीम नहीं थी। व्हाट ही हैज़ डन इज ऑन द गो, एंड विच यू विल रियलाइज व्हेन वी विल interview him, when we talk to him. So there is lot to learn from him, that जो मैं एक बार हमेशा बोलता हूँ कि entrepreneur के पास ना डाटा और गट्स दोनों होते हैं। तो you need to understand when you have to rely on guts and when you have to rely on data. So this journey is purely on guts. How your guts can take you to the new milestones, how your guts can take you to the new heights. So I think before we start, I think get ready for something to learn, to absorb from somebody who is very positive by heart, who know how to fight back again from any possible setback. So let's welcome Mr. Kumar Sachdev. So sir, first of all, thank you for sparing your time, and I think it's been an honor to host you here. And I'm sure आज का जो एपिसोड है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज मतलब आई हैव टू लिमिट माई सेल्फ कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ, मार्केटिंग की बात करूँ, सेल्स की बात करूँ। इतना कुछ है सीखने के लिए आपसे कि लगता है मुझे कि ये इसमें घंटे 2 घंटे 3 घंटे कम पड़ने वाले हैं। बट विल स्टार्ट टू एक्सपेक्ट वट एवर इज पॉसिबल फ्रॉम यू to start with, because I'm sure everybody knows you, but still people who are young right now and they have not heard your story. If you can just tell me what made you jump into business, because I'm sure that you also come from you're a first generation entrepreneur, and your story has been very interesting. You have seen, I think, the highest achievements in life, and you have gone to the worst period in life, so you have a lot to tell. So if you can just summarize your story till now, I think it would be very interesting take for everyone who is watching this episode now. थैंक यू दीपक फॉर कॉलिंग मी हियर। मेरी स्टोरी क्या है कि देखो, मेरे फादर रेलवेज़ में थे, उनको बिज़नेस करने का बड़ा शौक़ था। तो वो बिज़नेस में तो आपको पता ही है कि दो चीज़ें इकट्ठी नहीं चलती हैं, कि आप बिज़नेस भी कर रहे हो और साथ में जॉब भी कर रहे हो। सो हमारे घर की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो मेरा जो बड़ा ब्रदर था उसने 12th के बाद पढ़ाई नहीं करी, एंड उसने पेन बेचने शुरू करे, साइकिल पे जाके वो डीलरों को पेन बेचते थे। मतलब एक हम होलसेलर से लेते थे, वो बेचते थे। तो 10वीं क्लास में मेरा भी थोड़ा सा था कि भाई चलो चलते हैं, और मैं भी उनके साथ जाना शुरू हुआ ब्रदर के साथ। और वो करते 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 मैंने पेन बेचे। मुझे समझ आया कि पेन कैसे बेचे जाते हैं, किसी डीलर को जाके पेन बेचने हैं, फिर उसे पैसे लेके आने हैं। फिर हमें लगा कि यार ये वाले जो पेन बेच रहे हैं, इसमें मैंने अपने ब्रदर को बोला, यार इसमें तो हम ब्रांड नहीं डाल रहे, हम ब्रांड डालते हैं। उस टाइम मुझे ज़्यादा ब्रांड के बारे में मालूम नहीं था। तो एक डेटसन कार आती थी, हमने कहा चलो यार डेटसन का ब्रांड रखते थे। तो कहते यार क्या होएगा इससे, मैंने कहा रखते कोई बात नहीं। तो हमने डेटसन का ब्रांड प्रिंट करना शुरू करा पेन्स पे। फिर करते फिर तो मैं कॉलेज में चल ही रहा था, फिर मेरे कुछ चैलेंजेस जो भी कह सकते हैं, बट मैंने जो सेल्स थी और जो मार्केटिंग थी, मुझे लगता है मैंने बहुत जल्दी सीख ली थी। सेल्स तो मेरे खून में। आप किसी को कुछ बेचना हो तो हमें पता है किसको कैसे अप्रोच करना है, क्या चीज़ से वो होएगा। तो मुझे लगता है कि वो अर्ली एज की जो इंपॉर्टेंस थी डीलरों से जाके मिलना और करना, तो मुझे लगता है वो थी। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं था कि सूकैम हैपन होएगी। फिर मेरा भाई से और मेरे फादर भी रिटायर हो गए थे, उन्होंने बोला यार चलो ये कर रहे हैं, कि नई सड़क में दुकान हो गई, घर का बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन हो गई।
तो वो जा रहे हैं यार ठीक ठाक हो गया अभी, तो मैंने कहा यार तो फैक्ट्री लगानी है पेन की। अब इस बात पे नाराज़गी होगी घर में। तो मेरे फादर बोले यार तू एक और दुकान खोल ले, क्या तकलीफ़ है तेरे को, अब तो हम सेटल्ड हैं यार। उस टाइम एक मारुति की गाड़ी होनी और एक घर होना और एक दुकान होना बहुत बड़ी बात थी कि भाई आप सेटल हो गए। एंड मेरे फादर ने इतने चैलेंजेस देखे थे लाइफ में, वो चाहते नहीं थे कि हम कोई और रिस्क लें। तो फिर मैं थोड़ी देर नाराज़ रहा अपने घर वालों से। मैं कहा मुझे तो फैक्ट्री बनानी है, मुझे तो ये तो मैंने कर लिया, मतलब ये तो मैंने बेच लिया। और मैं जाके पेन भी जो बेचता था, तो मेरा ब्रदर जो था दिल्ली में बेचता था, मैंने जाके हरियाणा में फरीदाबाद, पलवल, होडल, कोसी कला, फिर ऐसे रोहतक की साइड में पूरा जाना। तो मैं लोगों से मुझे पता लग गया कि बाहर जाके ना ज़्यादा पैसे मिलते हैं, मतलब बाहर जल्दी बिकते हैं और जल्दी पैसे मिलते हैं। तो मुझे बड़ी सारी चीज़ें समझ आने लग गई थी। तो फिर कुछ ऐसा हालात हुए तो फिर मैंने छोड़ के एक नौकरी करी 2 साल। अच्छा। वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वो काम था, तो फिर मैं उसी का काम शुरू कर दिया। अल्टीमेटली तो मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है, लेकिन लाइफ की स्टोरी बस ऐसे ही, मतलब फिर वो सुकैम ब्रांड में केबल टीवी का काम किया। अच्छा। फिर वो इन्वर्टर में बदल गया, ऐसे मतलब स्टोरी चलती गई। राइट। सो मतलब ये आपको कब लगा कि मुझे ब्रांड बनाना है? बिकॉज सुकैम, जैसे आपने बताया, बात मेरी आपसे हो रही थी कि आई थिंक इट वाज द फर्स्ट ब्रांड इन, आई थिंक, वेरी अनऑर्गेनाइज मार्केट। मतलब इन्वर्टर वाज वेरी अनऑर्गेनाइज, जनरली लोकल प्लेयर ही लोग खेलते थे उसके अंदर। सो सुकैम बिकेम नेशनल वाइड ब्रांड एट दैट टाइम। तो आपको कब लगा कि मुझे इसको ब्रांड बनाना है? तो अभी मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे वो तो पेन लाइन में मैंने सोच लिया था, क्योंकि जो मैंने सुकैम सोचा था वो तो मैंने पेन के लिए सोचा था। कॉलेज में मैं काम कर रहा था, कॉलेज में भी मैं जाके पेन बेचा करता था। तो वहाँ पे मैंने डेटसन तो चला ही रहा था। फिर मैंने डेटसन सोचा यार नहीं यार, अपना ब्रांड रखना चाहिए। क्या मतलब है कि मैं किसी और का ब्रांड चला रहा हूँ। मैं जब भी बेचने जाता था पेन, लोग बोलते थे यार ये तो कार का नाम है। तो मैं यार कार का नाम कह रहा है, मैंने कहा यार मैंने तो बड़ा सोच समझ के नाम रखा था कि इससे फ़ायदा होगा, लेकिन मेरी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं हो रही। तो कॉलेज के अंदर आई थॉट ऑफ दिस ब्रांड। तो मैंने तो पेन के लिए सोचा था, मुझे क्या पता था कि पेन नहीं बेच के मैं इन्वर्टर बेच रहा हूँ। तो ये मतलब इट वाज अ वेल प्लान स्ट्रेटेजी, या बस अंदर का पैशन था कि मुझे ब्रांड बनाना है? मतलब सर वेल प्लान तो लाइफ में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप एज एन वेन लाइफ जीते जाते हो, आपको चीज़ें समझ आती जाती हैं, और फिर आप करते चले जाते हो। फिर जब आप कंपनी बड़ी हो जाती है तो फिर आप बड़ी प्लानिंग करने लगते हो। और मैंने देखा वो प्लानिंग सबसे ज़्यादा फेल होती है, क्योंकि आप ड्राइंग रूम में बैठ के प्लानिंग कर रहे होते हो, लोग आपको बता रहे होते हैं ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और आपका जो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा कम नाता हो जाता है। तो मुझे लगता है प्लानिंग चलती रहेगी, लेकिन आपको साथ के साथ कुछ ना कुछ करना है, और उसमें कहीं सक्सेस मिलेगी, कहीं फेलियर मिलेंगे। ग्रेट। और जितना मुझे आइडिया है आपके बारे में कि एक टाइम था जब आई थिंक सुकैम की वैल्यूएशन वाज ऑलमोस्ट 2000 करोड़, समबडी ऑफर यू अ डील आल्सो एंड यू रिफ्यूज्ड इट। फ्रॉम दैट हाई वेयर यू कैन encash your complete wealth in one shot, and you could have done much more better, you could have done other things in life, and then refusing that deal and then going to a level where it was almost like where you have to leave your company without anything. How did you handle this complete I think two extreme of life as an entrepreneur also, as an individual also? I think very tough to handle. So आज मैं सोचता हूँ कि अगर वो 2000 करोड़ की 2000 की डील हो गई होती, तो मैं बड़े बुरे हाल में होता। अच्छा, ऐसा क्यों? ये मैं शायद आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो भाग्य में हुआ बहुत अच्छा हुआ। लोग मुझे जानते हैं, आज आपने मुझे बुलाया है, तो लोग मेरी कोई स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। और उसमें अगर आपको कुछ अच्छा मिला और आपको कुछ अच्छा नहीं मिला, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। थोड़ी देर के लिए आप रोते पिटते हो कि मेरे से बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर उसके बाद आप फिर दोबारा कुछ करना शुरू करते हो, तो फिर आपको लगता है यार वो पहले वाले से ये वाला अच्छा है यार लाइफ। इस टाइम पे मैं ये गलतियाँ कर रहा होता, इतने प्रॉब्लम पापड़ बेल रहा होता, इतने लोगों के साथ मत्था मार रहा होता। अभी भैया काम करना आसान है। तो बाहर आके आपको बड़ी सारी लर्निंग मिले। देखो थोड़ा बहुत रोना पिटना तो होता ही है, वॉट एवर यू लूज। मतलब अभी आपकी मोटरसाइकिल भी लूज हो जाए, आपकी कार भी लूज हो जाए, तो आप थोड़ी देर के लिए आदमी रोता पिटता ही है, मतलब जिसकी जितनी हैसियत है। लेकिन उसके बाद फिर लाइफ थोड़ी डिफरेंट लगने लगती है। फिर लगता है यार ये पर्पस तो बहुत अच्छा हुआ, ये चीज़ वही तो मैंने ये करा, ये मैंने लर्निंग करी। अगर ये नहीं होता तो मैं क्या सीखता, ये तो मैं बिल्कुल नहीं सीख पाता। ग्रेट। सो अगर मैं देखूँ, मतलब अगर आपको आज सुकैम दोबारा बिल्ड करनी हो, तो मतलब कौन से ऐसे काम है जो आपको लगे ये तो मैं पक्का करूंगा, और ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा? इफ यू टू समराइज ओके दिस टॉप 5 थिंग्स, और ये टॉप 5 है जो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, तो व्हाट इज योर लर्निंग ऑन दैट? सो जब ये कंपनी, जो दूसरी वाली कंपनी है, मेरी वाइफ ने शुरू करी, स्वास्तिका, तो मैं शुरू में बड़ा नॉन इंटरेस्टेड था, क्योंकि मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है, और मैं बैंक्स के प्रॉब्लम झेल रहा था, और मेरे लीगल केस चल रहे थे, वो सब उस पर मेरा फोकस था, और मेरा फोकस था बचना कैसे है।
इन सब आफतों से बचना कैसे। राइट फिर एक टाइम आया जब मुझे, और वो जो मैंने टाइम देखा, जो मैंने खालीपन देखा लाइफ में कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब मैं सुबह से शाम तक का था लीगल केस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो मैं R&D कर रहा था या जो मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा था वो मेरे पार्ट का हिस्सा ही खत्म हो गए हैं। तो मेरी ज़िंदगी एकदम खाली हो गई। राइट आई वॉज फीलिंग सो बैड कि भाई मुझे कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे मैं एंगेज रहूँ। राइट फिर मुझे समझ आया कि नहीं, भगवान जी जो आपसे करते हैं ना, तो बहुत कुछ आपको अपने बारे में बड़ी समझ आ जाती है जो आपको पहले समझ नहीं होती है। तो ऐसे वाली चीज़ों से ही आपको समझाते हैं भगवान जी राइट कि भाई ये है तेरे, ये नहीं है। राइट तो आई थिंक इट इज़ अ बिग लर्निंग फॉर मी कि भाई मैं वो वाली सिचुएशन से बाहर निकल के आया, फिर मैंने दोबारा काम करना शुरू करा। और आपका क्वेश्चन है कि क्या नहीं करूँगा, तो देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है एंटरप्रेन्योरशिप में, क्या नहीं करना। राइट लोगों को ये पता था ये करना, ये करना, ये करना, ये नहीं पता था कि क्या नहीं करना। तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने जब ये वाली जब नई कंपनी चालू हुई तो उसमें हमने वो नहीं किया, मुझे पता है ये गलत है, लेकिन अब मुझे पहले दिन से ही पता है ये गलत है, राइट ये मुझे नहीं करना चाहिए। राइट और कुछ चीज़ें हमें पता था कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं करनी है। तो बहुत सारे एम्प्लॉय नहीं भरे हमने कंपनी में, बड़े सारे लोग ज्वाइन करने को तैयार थे। सेल्स और सर्विस पुरानी तरह से खड़ा करने के लिए लोग तैयार थे राइट कि पुरानी तरह की आप सर्विस खड़ी कर दो, हम दोबारा से आपसे काम कर लेते हैं। Right. मैंने अपनी सेल नहीं करी, पर मैंने वो सर्विस सेटअप नहीं खड़ा करा। मुझे पता था मुझे सर्विस सेटअप खड़ा करना ही नहीं है, राइट राइट और जो मैं बाहर से सर्विस सेटअप सोच रहा था वो भी नहीं हुआ। राइट राइट तो लेकिन पर मैंने वो काम नहीं किया। मतलब मुझे पता था यार अगर मैंने ये शुरू कर दिया ना तो सेल तो बहुत आ जाएगी, राइट दोबारा से मैं टर्नओवर भी ले जाऊंगा, राइट लेकिन मैं फंसूंगा वहीं जहाँ सूखा में फंसा था। राइट राइट तो बड़ी सारी बातें ऐसी जो मैं सोचता हूँ कि वो आपको एक्सपीरियंस से आ जाती हैं कि ये नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि ये कर क्या है। क्योंकि मैं आपको एक सूकम का एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने सूकम में शुरू करा तो हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत पैसे कमा रहे थे हम, राइट सर्विस सारी डिस्ट्रीब्यूटर के पास थी। राइट हमें लोगों ने आके समझा दिया कि भाई ऐसा करो, आप ये देखो डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको कोई पैसे कमाना नहीं देता, आप अपनी सर्विस शुरू कर लो। एक समय ऐसा आया 1200 लोग मेरे पास सर्विसिंग के थे, राइट और उनको निकालने के लिए मेरी जान लग गई। मतलब कैसे निकालें उनको, कैसे एंटरप्रेन्योर बनाएं, ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग है। राइट सो मुझे क्या लगता है कि आपको लोग लेके उनको सेटअप में डाल के चलाना, फिर उसके बाद सिस्टम प्रोसेसेस चोरियाँ, ये सब इतना बड़ा खड्डा है राइट कि उसको खड्डे भरने में ज़िंदगी निकल जाती है। राइट अच्छा, एक मैंने जो देखा कि जैसे आपका जो इंडस्ट्री है पूरी, ये बड़ी इनोवेशन बेस्ड इंडस्ट्री है और आपने काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करे, काफ़ी इनोवेटिव सॉल्यूशन आपके हैं मार्केट के अंदर। सो आई थिंक एक इनोवेशन और साथ में एक इनोवेटिव मार्केटिंग, आई थिंक ये दो जो मुझे लगता है बाहर से कि आई थिंक ये दो बड़े पिलर रहे हैं सुकैम को एक ब्रांड बनने में, या आज सुवास्तिका जैसे जैसे ब्रांड बन रहा है। सो मतलब यू हैव बीन अ हार्डकोर पैशनेट मार्केटर, राइट? तो हाउ डू यू बिकम अ पैशनेट इनोवेटर ऑल्सो? That is one question. And how do you see current marketing strategies or current marketing patterns, right, which people follow? And at that time, because आप उस टाइम भी revolutionary थे, अब आज भी revolutionary हो, मैं उस पर भी आऊँगा, बाद आगे बढ़ूंगा अभी मैं। So how do you see this कि आप कैसे उसको बैलेंस करा आपने उसको? सो मुझे खुद नहीं पता था मैं ये कर सकता हूँ। पहली बात देखिए, सच यही है कि मुझे नहीं पता था मैं ये कर सकता हूँ, कि मैं ब्रांड खड़ा कर सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ। Right. आई एम ए टोटली नॉन टेक्निकल गाय। Right, right. और आप सोचते हैं कि एक रेलवे के बेटे को कितना कुछ समझ सकता है लाइफ, और हम तो मेरे फादर खुद रेलवे में है तो आई कैन अंडरस्टैंड तो बेटर। आपको क्या होता है लाइफ में। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं चीज़ों को, और जैसे आपने बोला कि भाई ये इंडस्ट्री बड़ी इनोवेटिव रही, गलत है। अच्छा जो मेरी इंडस्ट्री थी बिल्कुल इनोवेटिव नहीं थी। अच्छा लोग ना गंदी गंदी टेक्नोलॉजी पे काम करते रहते थे, जो हमने बना दिया उसी को चेपाचापी करते थे। हमारे इंजीनियर उठा लिए, उनके साथ काम कर लिया, राइट और वही चीज़ जो मैंने बनाई है उसी को रेप्लिकेट कर दिया। राइट राइट तो मतलब सूकम वॉज अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन। मतलब लोगों को यह था कि भाई सूकम की चेप नहीं है, मतलब Right. कॉपी करनी है तो सूकम की कॉपी करनी है। राइट एक टाइम में बड़ा नाराज़ होता था यार ये मेरी कॉपी कर रहा है, बट एक टाइम में मुझे इस पर बड़ा प्राइड आने लग गया कि यार ये मेरी कॉपी कर रहा है तो मतलब इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। राइट मैं अपने लोगों को भी बोलता था, टीम को बोलता था, यार अगर मेरी कॉपी नहीं करेगा तो किसकी कॉपी करेगा यार। राइट सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई लर्नड अ लॉट। एंड जहाँ तक टेक्निकल का सवाल है, देखिए धीरे धीरे मेरे को बहुत लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। R&D करनी चाहिए तो लोगों ने ये बेवकूफ़ बनाया। वो मेरा जो टेक्निकल लोग थे उनको पता था इसको कुछ आता जाता नहीं है, Right. तो कभी इधर घुमा लेते थे, कभी इधर घुमा लेते थे। तो मैं केबल टीवी में बड़ा घूम घाम के आया था। Right. तो केबल टीवी मैंने सीख लिया था भाई टेस्टिंग इक्विपमेंट से क्या है, पैरामीटर कैसे चेक करने हैं किसी भी चीज़ के, राइट और इंजीनियर के साथ बैठ के समझना है चीज़ों को। राइट और मैंने देखा कि एक जो सबसे बड़ी बात थी, जो इंजीनियर्स थे उनके अंदर ना कुछ नया करने की कोई, मैं नहीं कहता सबके अंदर, बट मेजोरिटी के साथ ऐसा था कि उनको कुछ नया करने की इच्छा नहीं थी। मेरा डंडा होता था, Right. ये करना है, ये बनाना है। Right. तो मुझे चैलेंज लेके आ जाते थे, सर ये ऐसे नहीं बन सकता, ये ऐसे नहीं बन सकता। राइट पहले शुरू में तो मेरे को थोड़ा वो रहता था, उसके बाद तो मैं एक्सपर्ट हो गया। राइट वो है, मैंने सोचा तू नहीं तो कोई और करेगा, कोई और नहीं तो कोई और करेगा। राइट राइट सो मेरे को भी कॉन्फिडेंस बढ़ता गया लाइफ में, राइट और इंजीनियर्स का भी कॉन्फिडेंस मेरे पे आता चला गया कि भाई ये तो रोज़ नई कहानी बताएगा। राइट
क्योंकि मैं कोई भी चीज़ से, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सार ये रहा है कि मैं कभी भी किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हुआ। राइट, जो मैंने कर दिया मैंने कहा कुएं में डाल, आगे चल। वो मुझे लगता है मेरा आज भी प्रिंसिपल है। इंटरेस्टिंग, राइट। सो दीपक जी, आपने जो ये कंपनी इतने साल चलाई है, मास कॉल नेट, आप देखो आपने भी तो बड़े इनोवेटिव काम किए हैं। मेरी अभी आपसे जैसे बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया कि यार हमने ऐसे वाला सॉफ्टवेयर बनाए, हमने इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए। अभी भी जैसे आप मुझे बता रहे थे कि आप ये ऐसे वाले सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें कॉल रिकॉर्ड होगी एंड उसके बाद उसका आपको सारा का सारा आपका जो चीज़ है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी टेक्स्ट में, Right. एंड एनीबडी कैन चेक बाय टेक्सटिंग। सो ये सब तो इनोवेशन ही है ना। आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, आप मुझे एग्जांपल के लिए बुला रहे हो, मुझे लगता है कि आपको यहाँ खड़े होकर बोलना चाहिए आपने क्या किया है। तो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट थिंग वेयर यू ऑल्सो टॉक व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज यू ऑल्सो हैव अ गुड जर्नी वेयर यू हैव ऑल्सो डन लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन लाइफ एंड यू हैव योर ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। तो मुझे लगता है आपके और हमारे जैसे लोग बोलें और लोगों को बताएं, ये बहुत बड़ी बात है। ग्रेट। तो आई थिंक मैं थोड़ा सा ना चाहता हूँ अगर थोड़ा आप डिटेल बताओ उसके बारे में, जैसे क्योंकि आपने उस टाइम पे कुछ ऐसे कैंपेन रन करे थे जो आज शायद लगता कॉमन होते हैं, लेकिन उस टाइम पे बड़े इनोवेटिव थे। जैसे आई थिंक आपका खाली सुकैम में से पहला ब्रांड था जिसने होर्डिंग लगाने शुरू करे थे मार्केट के अंदर, आपके ढाबों पे नहीं आते थे। आपने मुझे बताया कि वो शिकारा पे आपने पूरी ब्रांडिंग कर दी थी उसके ऊपर से। तो वो कहाँ से आइडिया आते थे उस टाइम के ऊपर, और बड़े क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पर इसकी इन्वेस्टमेंट भी होती थी काफ़ी उसके अंदर से। तो एक प्रोडक्ट जिसके अंदर आप अनऑर्गेनाइज मार्केट से कम्पीट कर रहे हैं तो प्राइसिंग का चैलेंज भी रहता होगा। तो उस प्राइसिंग चैलेंज के अंदर आप अपना मार्केटिंग बजट बिल्ड कर रहे हो उस टाइम के ऊपर, व्हेन देयर इज नो कंपल्शन, इट वाज प्योर आउट ऑफ योर पैशन एंड मे बी लॉन्ग टर्म विजन ऑन दैट। तो वो कहाँ से आइडिया आते थे और क्यों मतलब क्या थी पीछे उसके पीछे फोर्स जो आपसे वो काम कराती थी उस टाइम पे? तो पहले मैं बोलता हूँ मेरी काफ़ी चीज़ें मजबूरियाँ थी अच्छा, जिसको मैंने अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। अब पता लगता है कि अपॉर्चुनिटी में थी, उस टाइम तो मजबूरी लग रही थी। जैसे हमारे पे एक बार एक्साइज रेड होगी 2002 में और कंपटीटर ने कराई थी ओके, और उन्होंने हमारा सब कुछ सीज कर लिया, हमारे आधे एम्प्लॉय उठा के ले गए ओके, और बाजार में मैसेज दे दिया सुकम बंद हो गई। राइट, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची थी। राइट, तो मैंने सोचा एक दिन बैठ के यार कि कैसे चलेगा, क्या चलेगा। राइट, तो मैंने सोचा चल ठीक, उस टाइम ना हमारा इन्वर्टर का प्राइस बहुत हाई था और मैंने सोचा चल ठीक है भाई इसकी प्राइस आधा कर देते हैं। तो मुझे याद है 15 अगस्त था, राइट, 15 अगस्त में हमने प्राइस गिरा दिया। राइट, तो अब मेरे पास अभी माल भी नहीं था, लेकिन लोगों को पता था यार ये बंदा तो ईमानदार है, पैसे लेता है माल देता है। राइट, तो 15 अगस्त को मुझे अब याद नहीं है ईयर, हाँ ईयर 2002 ही मान लो आप, 2000 नहीं 2003 की बात है। 2003 में हमने वो प्राइस गिरा दिया, मेरी मजबूरी थी। मेरी आधी कंपनी उठा ले जा रहे हैं लोग, एक्साइज की रेट हो रखी है, पता नहीं यार लाइफ चलेगी नहीं चलेगी। तो हमने वो प्राइस गिराया और वो एक बन गया कि यार इन्होंने देखो प्राइस गिरा के पूरी मार्केट अपने कब्जे में कर ली। ओके, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जैसे आप ढाबे की बात करते हैं, तो ये सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो बस मेरी प्लानिंग के साथ नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। राइट, मैं ढाबे पे खाना खा रहा था, मैं लोगों के साथ जाता था, डीलरों को मिलने, डिस्ट्रीब्यूटरों को मिलने, और रास्ते में ट्रैवल करता था। तो एक दिन हम किसी ढाबे में बैठे थे, तो ढाबे में वो जो ओनर था उसने बोला सर ये ना देखिए हमारा आप इतने लोग आए हो सुकैम से, उसको थोड़ा सा तो पता लग ही गया था कि यार, कह रहे सर आप एक बोर्ड लगवा दो जिसमें आपका भी ब्रांड हो जाए, हमारा भी आ जाए। राइट, राइट, तो मैंने कहा इसमें क्या बात है। तो मैंने अपनी टीम को बोला भाई लगाओ इसका बोर्ड कल। राइट, और जैसे ही उसका बोर्ड लगा तो मुझे समझ आया यार ये तो, उन्होंने जैसे मुझे फ़ोटो भेजी कि उस टाइम तो ऐसे मोबाइल पे फ़ोटो नहीं आती थी, राइट, तो जैसे ही उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया, लगाओ सारे ढाबों के फ़ोटोग्राफ ढाबों पे लगाओ और नीचे अच्छा अच्छा बड़ा नाम लिखो ढाबे वाले का, ताकि उसको भी रहे कि भाई मेरा बोर्ड है। उस टाइम मुझे याद है कोका कोला का एक स्ट्रैटेजी होती थी कि वो कोका कोला कहते थे मेरा ब्रांड कोका कोला लगाऊंगी लेकिन ढाबे वाला अपना नाम नहीं लिख सकता नीचे। राइट, सो ढाबे वाले हमारे से बड़े खुश राइट, कि उनका नाम भी आ रहा है। और फिर हमने इनोवेटिव तरीके से उनके नाम लिखे, किसी ने कहा ये है, लेकिन हमने सिर्फ सुकैम लिखा और कुछ नहीं लिखा, राइट, राइट, तो वो भी हिट हो गया। राइट, राइट, फिर मतलब ऐसे बड़ी सारी चीज़ें हैं जो, फिर शिकारों की बात है। राइट, मैं कश्मीर में एक बार घूमने गया, मतलब घूमने तो नहीं गया था, मैं अपने डीलर मीट करने गया था, राइट, डीलरों से मिला, फिर वो एक शिकारे में, उन्होंने कहा चलो जी शिकारे में घुमा के लाते हैं। राइट, उस टाइम होती थी बरसात राइट, और बरसात में पानी अंदर आ रहा था। तो वो शिकारे वाला बोलता है सर, मैंने बोला भाई ये छत तुम्हारी ठीक नहीं है, कहते सर इतने पैसे ही कहाँ हैं कि हम ये छतें बदवाते रहें। राइट, तो मैंने बोला यार ये तो ठीक है। मैं जैसे ही उतरा उस शिकारे से, मैंने अपने लड़कों को बोला भाई ये मुझे इस पर ना अच्छी सी पहले तरपाल उठाओ जिस पे ब्रांड लग सकता है और मुझे रंगा हुआ चाहिए। तो फिर तो एक क्या था, फिर सारे शिकारे सुकैम के थे और 1 साल के बाद सारे शिकारे एयरटेल के थे। कॉपी कर हमने तो फ्री दिया, हमने तो फ्री लगाया ब्रांड, राइट, ढाबों पे भी फ्री लगाया और शिकारों पे भी फ्री लगाया। लोगों ने फिर पैसे दिए उस काम के, राइट, 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 लेकिन ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं कह सकते कि भाई मैंने कमरे में बैठ के सोचा यार ये करना और वो हो गया, ऐसा नहीं हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि ये सब
किसी ने मतलब ऑन द गो काम किया है वाला। अदरवाइज जनरली बेसिकली ये स्ट्रैटेजी होती है कि यार इतना मुझे कवर करना है, इतनी ब्रांडिंग दिखानी है, ये मेरे स्पॉट्स हैं। तो आई थिंक यू बीन वेरी इनोवेटिव इन दैट अप्रोच ऑल्सो, सो लॉट टू लर्न फ्रॉम यू। तो अगर आप आज देखते हो आज के डेट में, बिकॉज उस टाइम की मार्केटिंग और आज की मार्केटिंग बड़ा अंतर आ गया। मतलब पहले वो जो पेपर ड्रिवन या जो जिसे बोलते हैं कि हम ट्रेडिशनल मीडिया ड्रिवन होती थी, आज पूरा डिजिटल हो चुका है आज की डेट में। तो हाउ डू यू सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाट इज द राइट स्ट्रेटजी टुडे, अगर आप बात करी जाए तो? सो देखिए, मैं तो स्ट्रैटेजी में विश्वास नहीं रखता। ठीक है, मैं ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता। लेकिन हाँ, मुझे एक बात समझ आ गई, क्योंकि मैंने अब दोबारा से काम किया तो अब बड़ा आसान हो गया। पहले आपको अखबार में ऐड देनी है, टीवी में ऐड देनी है, और इतने सारे चैनल थे, इतनी सारी अखबारें थी, एंड अखबारें सबसे महंगी थी। आज की डेट में क्या है सर? आप गूगल पे जाओ, आपने गूगल में अपनी लोकेशन क्रिएट करी, वहाँ पे आप अपने ब्लॉग्स डाल दो। गूगल लोकेशन में आपने सोचा कि यार मेरे को 500 लोगों का रिव्यू लेना है, वो ले लो। यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे अपना चैनल खड़ा कर दो। आज तो बहुत आसान काम हो गया और बड़ा सस्ता काम हो गया। मेरे तो बहुत पैसे खर्चे। अब मैं सोचता हूँ यार हम कितने बेवकूफ़ थे सुगम के टाइम पे, यार ये सब चीज़ें थी ही नहीं। आज तो इतनी सस्ती हो गई हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है जो मुझे समझ आ रही है, तब भी प्रॉब्लम था लोगों का, तब भी लोगों को नहीं पता था क्या करना है। वो मुझे प्रॉब्लम आज भी दिखता है। डिजिटल में छोटे छोटे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी नौकरियां चेंज करते हैं। वो बेचारे एक कंपनी में जाते हैं, फिर दूसरी कंपनी में जाते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं, थोड़ा सा वो है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये डिजिटल है क्या। और मैं आपको बताऊं कि मैंने डिजिटल को बहुत एक्सप्लॉइट करना शुरू किया था सुकम के टाइम पे, जब कोई सोचता भी नहीं था। मैंने फेसबुक पेज बनाया, सारी मेरी फैक्ट्रियाँ अलग अलग होती थी। मैंने उनको बोला चलो तुम फेसबुक पेज पे सारे अपनी फैक्ट्रियों के डालो प्रोडक्ट, क्या बनाया किसने, क्या नया किया। तो उस टाइम तो फेसबुक लोग अपनी वो करते थे, लेकिन मैंने अपने फेसबुक पेज बनाया। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पेज बनाया, और यूट्यूब पेज में मुझे समझ आ गया था यार डीलरों को समझाना अपने प्रोडक्ट बड़ा मुश्किल है। जो लड़कों को समझा के बेचते हैं वो जाके किसी कंपटीटर को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर अपने तरीके से समझाते हैं। तो अपने यूट्यूब पे बहुत साल पहले मैंने वीडियो बनानी शुरू की। उस पे आने वाला था कि मैंने आपका पेज देखा था वाला, और थोड़ा मैंने उस पर एनालिसिस करा, तो आई थिंक आपका 2009 में शायद वो पेज बना होगा। और आज भी उसका जो आई थिंक जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं, आई थिंक इट इज मोर देन योर कंपटीशन इवन टुडे। जबकि आई थिंक इट इज नॉट बीन आज हम बात करते हैं एजुकेशन मार्केटिंग की कंपटीशन उसकी, लेकिन आई थिंक विदाउट एनी प्लानिंग इफ यू हैव एक्चुअली यूज्ड और क्रिएटेड एंड डिप्लॉयड एजुकेशन मार्केटिंग एज अ स्ट्रेटजी, आई थिंक लॉन्ग बैक। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू एंड आई थिंक मैं बता रहा हूँ ना, गूगल का जब वो आया था तो लोगों को गूगल में भी रोज चेंज करना शुरू करा अपने लॉगरिथम्स। तो गूगल ने ये चाहा कि हर कोई मेरे पास आए। तो मैंने अब जब मैं बैठता हूँ गूगल के, मेरे को देखता है कि यार ये वाले नया इनका ये आ गया है, ये नया है। मैं किसी मार्केटिंग वाले से पूछता हूँ तो ज़्यादा पता ही नहीं होता। वो कहता है हाँ सर देख के बताते हैं। मैं आप देखेंगे नया जब मैंने स्वास्थ्य का करा तो वहाँ पे मैंने ब्लॉग्स डालने शुरू करे। गूगल में जो आपकी लोकेशन है वहाँ पे आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो अच्छा मैं तो सीख ही रहा हूँ, मुझे भी रोज़ कुछ सीखने को मिल जाता है। जब भी टाइम मिलता है मैं बैठ जाता हूँ देखने के लिए भाई क्या हो गया। लोगों को पता ही नहीं है। आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को जाओ, उसको पता ही नहीं है कि गूगल पे लोकेशन बना के उस लोकेशन को पहले वेरीफाई करना है, फिर उस पर आपको लोगों के वो डलवाने हैं, फोटोग्राफ्स डालनी है, एंड देयर इज सो मच यू कैन डू। बिकॉज गूगल तो अपने को पहले नंबर पे दिखाता है ना, जो भी आप गूगल पे डालोगे तो वो पहले नंबर पे वही दिखाएगा। यूट्यूब और कुछ आपका कुछ खड़ा ही नहीं हुआ यूट्यूब के सिवाय। तो ये स्ट्रैटेजियाँ तो मैं पहले ही करके आया था। अब जरा ये कि अब उनके लॉगरिथम चेंज हो गए हैं, उनकी नई नई स्ट्रैटेजियाँ आ गई हैं, एंड विच इज़ वेरी मतलब कोई भी कर सकता है अब तो। पहले तो इतने सारा तामझाम चाहिए था आपको, लोगों का ये करके आओ वो करके आओ। अब क्या तामझाम चाहिए? और ब्रांड करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सोचो जी मैं आप बोर्ड लगाऊं। अब बोर्ड लगाने का ज़माना चला गया। कोई कस्टमर आता है वो कहता है पहले वो ऑनलाइन चेक करना चाहता है कोई भी प्रोडक्ट को। वो ऑनलाइन जाएगा, प्राइस चेक करेगा, तो आपको फ्लिपकार्ट पे होना है, आपको उस पे होना है, अमेजोन पे होना है। तो वो टाइम चला गया जब आप बोर्ड लगाते थे। अब आज बोर्ड का ज़माना नहीं है। तो इट्स एवर चेंजिंग एरिया वेयर वी ऑल हैव टू लर्न। मतलब देयर इज नो फिक्स स्ट्रैटेजी आई कैन से कि यार ये फिक्स थी कल और ये फिक्स है आज। यू हैव टू लर्न विद द टाइम। अच्छा, एक और मैंने चीज़ देखी है, क्योंकि हमने इनोवेशन की बात करी, तो आई मीट लॉट ऑफ फाउंडर्स नाउ, एंड जनरली जब कोई बंदा प्रोडक्ट बनाता है ना तो बड़ा उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है। इनफैक्ट मैंने भी कुछ कई बार बनाया ज़िंदगी में, तो मैं भी बड़ा उससे ऑब्सेस्ड हो गया। मुझे लगता है कि यार ये दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है और पता नहीं वाई पीपल आर नॉट बाइंग इट। सो आई स्टार्ट ब्लेमिंग द ऑडियंस और द कंज्यूमर फॉर दैट, एंड इट टेक लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि यार ये गलत है। तो अपना फेलियर एक्सेप्ट करना बड़ा चैलेंज लगता है मुझे। और अब तो खैर बेटर हो गया, लेकिन एक टाइम पे लगता था बड़ा। एंड आई सी लॉट ऑफ पीपल हु हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी इनटू डेवलपिंग ए प्रोडक्ट, बट देन दे आर सो सेल्फ ऑब्सेस्ड अबाउट दैट प्रोडक्ट that they don't want to go and check water, right? And secondly, since they are not checking it, तो वो मार्केटिंग पे ही इनोवेशन करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं। तो हाउ डू यू थिंक दैट आपकी, क्योंकि आपने दोनों तरफ से झेला है, आपने प्रोडक्ट को इनोवेट भी करा है, तो वहाँ पे भी जब आप कुछ काम करते हो, पैशनेटली काम करते हो, तो यू गेट अटैच टू इट। तो हाउ डू यू डिटैच योर सेल्फ इन एक्सेप्टिंग दैट दिस इज नॉट द राइट थिंग और दिस इज राइट थिंग? वो बड़ा आई थिंक एक बड़ा
अलग ही जंगल अपने अंदर, मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्हिच गोज इन योर माइंड, हाउ डू यू हैंडल दैट? सो मेरे को ऐसे वाले चैलेंज कम आए, अच्छा, क्योंकि मैंने जब भी कुछ देखा ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी। right. मैं फील्ड में गया, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे इन्वर्टर जो थे ना, तो किसी के यहाँ गया तो कोई एक डीलर के यहाँ मतलब कोई 60 साल का कोई वो आया हुआ था, कह रहा है देखो जी आपने इन्वर्टर में ये बना दिया, अब लाइट जाती है बंद हो जाता है, एकदम ओवरलोड होता है बंद हो जाता है, और हम तो गिरते पड़ते रहते हैं। उस टाइम मोबाइल शोबाइल होते नहीं थे। तो कह रहे जी हम कैसे करें, हम तो मेरा तो ये देखो गोड्डा टूट गया। वो हरियाणा का बंदा था। मैंने बोला ठीक है यार। मैं आया अपने वापस, मैंने बोला यार ये क्या है कि हम ओवरलोड में बंद क्यों कर देते हैं? ओवरलोड में वार्निंग दो, 1 बार 2 बार 3 बार, कस्टमर अपना लोड कम करे और चल जाए। हमने वो करा। फिर एक किसी को कोई बंदे ने शायद दारू पी के, कोई इन्वर्टर में दारू चली गई और थोड़ा आग उग लग गई, थोड़ा बंदे को करंट लगा, या एक लड़की को करंट लगा था शायद। तो मैंने देखा यार ये इन्वर्टर में तो यार हमारा मेटल है। फिर उसके हमने टेक्निकल देखा कि इसमें हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, जो जिससे हमारे को करंट ना आ जाए। कि अगर किसी की थोड़ी सी न्यूट्रल वीक है या अर्थ तो लगाते ही नहीं लोग, तो कैसे करा जाए। तो हमने उसकी टेक्निकल चीज़ करी। फिर मैंने एक प्लास्टिक इन्वर्टर बनाया। आप मानोगे नहीं, वो प्लास्टिक इन्वर्टर जब मैं बना रहा था तो उसको बनाते बनाते हमारा 1.5 साल निकल गया, क्योंकि वो हमारे इन्वर्टर में बहुत हीट थी उस टाइम, ट्रांसफार्मर था, ये था वो था। तो जब मैंने बनाया तो हमने एक जी प्लास्टिक कंपनी थी उस समय, और फिर बाद में बिक गई। तो उसके बड़े लोगों ने काम करा, तो वो कह रहे थे यार देखो यार इसकी लाइफ जो है ना, प्लास्टिक की जो हम आपको दे रहे हैं, इसकी लाइफ ना 7 साल ही है। 7 साल में भुर जाएगा। अच्छा। अब ये बात मैंने अपने पास रख ली, किसी और को नहीं दी। मैंने चलो पहले प्लास्टिक बनाते हैं, 7 साल में तो यार लोग इन्वर्टर बदल ही लेते हैं। 7 साल में कौन से हमारे इन्वर्टर चल जाने हैं। तो हमने वो प्लास्टिक इन्वर्टर बनाया, उसका नाम दिया चिक। इट वॉज अ बिग हिट इन द मार्केट। लोग कहते हैं हमें चाहिए प्लास्टिक का इन्वर्टर, और मेरी अंदर से धुक कि साला 7 साल में तो इसने भुर जाना है। तो साला मुझे पता था इसकी लाइफ ही 7 साल है, और मैं अपने लड़कों को ये बता नहीं सकता था, नहीं तो फिर वो बाजार को जाके बताते तो फिर और एनीवे फिर मैंने बोला, उसके चक्कर में हमने एक होम यूपीएस लॉन्च किया। हमने कहा ये मेटल का होम यूपीएस है, इसमें वो भी चलेगा, कंप्यूटर भी चलेगा। तो वो उस चक्कर में मैंने होम यूपीएस लॉन्च किया, और मैंने नाम दिया। बाजार में पहले कोई होम यूपीएस नहीं कहता था, इन्वर्टर ही बोलते थे। मैंने बोला नहीं यार ये होम यूपीएस है। और हमने फिर बोला यार ये यूपीएस है, इस पर कंप्यूटर चलता है और 4% का टैक्स है। उस टाइम 12% का टैक्स होता था इन्वर्टर पे। तो सारी बाजार में ये हो गया कि नहीं यार ये कॉमर्स देव ने क्या कर दिया भाई, ये तो 12% को 4% कर रहा है। और मैं चाह रहा था कि इस तरह से मेरा प्लास्टिक का इन्वर्टर हट जाए और ये मेरा मेटल का पीस चला जाए। ठीक है। और वो हुआ, फिर लोगों ने बड़ा करा हो हल्ला, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को समझाया कि ये 4% है 4% है, बट सबने 4% कर दिया। सबने होम यूपीएस लिखना शुरू कर दिया, चाहे उसके पास कंप्यूटर चलता था नहीं चलता था, सबने कॉपी मारी। मेरे लिए अच्छा था। ग्रेट। सो आई थिंक एक और इम्पोर्टेंट को टच करते हैं एक्सपेक्ट को बिजनेस के, कि वो है टीम बिल्डिंग। जब आप कुछ बड़ा बनाते हो तो आपको लोग चाहिए होते हैं साथ में। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन टीम बिल्डिंग, एंड हाउ डू यू रिक्रूट पीपल, हाउ डू यू बिल्ड टीम पीपल, एंड आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसको लेके, मतलब कितना, व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटजी फॉर बिल्डिंग अ टीम? सर देखिए, आज की डेट में मुझे जो समझ आया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो किसी को इंटरव्यू में तो नहीं समझा जा सकता, ये मेरी क्लैरिटी होगी। कोई सोचे जी यार इंटरव्यू में इस बंदे को जो लिख के लाया वही सही है। आप किसी से भी बात करो, पूछो उसके बैकग्राउंड के बारे में, सब एचआर वाले आपस में दोस्त होते हैं छोड़ने से पहले, वो सब आपको वही फीडबैक देंगे जो उसको चाहिए। तो मुझे लगता है इंटरव्यू से आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं लगता। तो मैं इंटरव्यू से तो दूर ही रहता हूँ। अच्छा। मैं किसी को बोलता हूँ तो इस बंदे को रिक्रूट कर ले, 3 महीने में तेरे को बता दूँगा ये चलेगा या नहीं चलेगा। एंड मैंने क्या देखा, लोगों ने मुझे बड़ा समझाया। मेरी एक थ्योरी थी, मैं लोगों को ट्रस्ट करता, और अभी भी ऐसे ही है। तो लोग मुझे समझाते मर गए कि यार तुम ट्रस्ट करते हो लोगों को, तुम ट्रस्ट करते हो। मैं उनको समझाते थक गया, बिना ट्रस्ट के कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो मेरी लाइफ में सूकम खड़ी हुई ट्रस्ट पे। मैंने लोगों को ट्रस्ट किया कि यार तुम कर सकते हो, और मैंने उनका ट्रस्ट उनके दिमाग में ही बढ़ाया कि तुम कर लोगे यार, तू कर यार, तू शुरू कर। वो कह सर मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं किया। तो मैं लोगों को समझाता था यार तूने ज़िंदगी में नहीं किया, तेरे ज़िंदगी में कभी शादी करी थी? कर नहीं। तो मैं कहा पहली बार कर रहा ना, ठीक है। तूने ज़िंदगी में साइकिल चलाई, पहली बार चलाई, 12th करी पहली बार करी, कॉलेज पहली बार करा, शादी पहली बार करे, बच्चे पहली बार करे। तो यार यहाँ पे क्या डर है? सब कुछ तो पहली बार ही होता है। तेरे को पहली बार कर रहे हैं, ट्राई कर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएगा, करो। तो मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस ये रहा लाइफ में कि जो नॉलेज है ना, लोग इंटरव्यू में ना नॉलेज पे बहुत फोकस करते हैं कि यार नॉलेज नॉलेज नॉलेज। मैं कहता हूँ यार नॉलेज साइड पर रख यार, बंदे का एटीट्यूड देखो। ये कुछ लर्निंग करना चाहता है, ये कुछ नया करना चाहता है, इसके पास कुछ थॉट है, या मतलब ये सिर्फ वो। और फिर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे बड़ी हो जाती है, तो मेरे को बड़े में भी बड़े सारे चैलेंज नज़र आए। तो बड़ी जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है तो वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लोग होते हैं। तो जैसे कोई नया आदमी अंदर आता है
कि या तो नेगेटिव बंदा उसका चिपक जाएगा या पॉजिटिव चिपक जाएगा। पॉजिटिव चिपकेगा तो वो बंदा सेट हो गया, नेगेटिव चिपक गया तो उसको समझा देगा, देख कंपनी में ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, उसको डे वन से ही नालायकी सिखा देगा। तो मैंने फिर बड़े सारे काम किए ऑर्गेनाइजेशन में कि मैंने लोगों को बड़ी बनाए कि यार देखो जो भी बंदा आता है ना उसके लिए बड़ी रहेंगे, यही लोग हैं जो बड़ी रहेंगे, और किसी भी कीमत पे बाकी लोगों से इंटरेक्ट नहीं होने देना। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो इट्स एवर लर्निंग थिंग। हमने तो कुछ सीखा नहीं, ज़्यादा अभी सीख रहे हैं, आगे भी सीखते रहेंगे। जैसे आजकल मैं मिलता हूँ लोगों से, स्पेशली फाउंडर्स जिनको फंडिंग मिल जाती है या पैसा आ जाता है, उनको लगता है कि यार मैंने एक CTO अपॉइंट कर लिया, एक CMO अपॉइंट कर लिया, एक सेल्स हेड अपॉइंट कर लिया, एक HR अपॉइंट कर लिया, एंड आई एम डन विद पीपल। इज इट सो ईजी? सो देखो हमारे टाइम में तो ऐसे फंडिंग थी नहीं, हमें तो बैंकों ने धीरे धीरे लोन दिया, हम धीरे धीरे लोन लेते रहे, और फिर कोई टाइम ख़राब आया हमारा तो चलो। मुझे लगता है पैसा जो है ना वो बिज़नेस के अंदर 10% 20% हो सकता है, लेकिन 80% नहीं हो सकता। फिर आइडिया भी लोग कहते हैं कि यार आइडिया आ गया हमें, अरे तेरा आइडिया क्या करेंगे, हिंदुस्तान में हर आदमी आइडिया ले घूम रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या लगता है ये आइडिया और पैसा दोनों चीज़ें ना बड़ी छोटी हैं, आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे क्या? अपने उन लोगों से टीम करा पाओगे? मतलब क्या है, जैसे मेरी ज़िंदगी जैसे चली, तो मैंने तो पहला एक नलके वाला बंदा था, मैं अपने नाना जी के गया हुआ था, बंदा कोई आता नहीं था, हमने वो मेरे को वो दिखा, वो अपने लड़के की वो कर रहा था कि लड़का है नलके का काम नहीं करना चाहता, मैं तो ये सेट हूँ, तो मैंने कहा इस मतलब के लड़के को मुझे दे दो। तो वहाँ से मैंने काम शुरू किया। तो मैंने देखा लाइफ में ना बड़े सारे लोगों को आप चेंज कर सकते हो, और लोगों में पहले तो विश्वास रखना कि यार ये कर देगा। अगर मेरा ही विश्वास नहीं है या मैं उसकी नॉलेज पे जा रहा हूँ तो वहाँ गलत हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट हैज़ क्रिएटेड ए लॉट ऑफ मेरे लिए बहुत सारे डोर्स ओपन करे ट्रस्ट ने। तो मैं लगता हूँ आपको ऑलमोस्ट नाउ आई थिंक 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस हो गया अगर मैं मोटा बात करूँ मैं, एंड दीज आर हार्ड। हाँ आप कह सकते हैं, मैं आई थिंक आप स्कूल से कॉलेज से शुरू हो गए तो आप 79 राइट, सो ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस हो गया, एंड यू हैव समवन हु हैज, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बात बोलता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन इज द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ विजडम इन एक्शन। सो यू आर वन दैट रीजन दैट कि यार इस बंदे ने खुद ये बिल्ड करा, ये दोबारा फिर बिल्ड करा, तो यू आर समबडी हु एक्चुअली शोन दैट विजडम इन एक्शन कैसे परफॉर्म करता है। तो आपको कभी लगा नहीं कि यू शुड get into something maybe as a consultant or as somebody who can upgrade people? Because I think अगर आज मैं देखता हूँ अगर 10 बंदे शुरू होते हैं तो आई थिंक 6 इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि either they are influenced too much by what is so much noise around us, or they have their whole self obsession, right? So we need people who can actually basically mentors who can actually give them a right clarity at right time, right? Because they have a lot of good thing in them, but because of this I think a lot of noise, I think more of noise and more of influences around us, I think we do take a lot of long decisions. Like I can share I have taken a lot of long decisions in my life, right? And I think the lack of entrepreneurship, lack of mentorship, because I have never somebody in my life who can tell me, yeah, this is wrong. And somebody who has gone there and done that, right? तो आपको लगा नहीं कि यार ये एक फील्ड है जहाँ मुझे कुछ करना चाहिए? तो I'm just asking. तो पहले मैं आपकी बात बताता हूँ, तो आपको नहीं मिला, मुझे भी तो नहीं मिला कोई। अच्छा ये तो एक ही जगह खड़े हम सारे एंटरप्रेन्योर एक ही जगह खड़े हैं कि कोई किसी को ऐसा मिलता नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कंसल्टेंट्स का, तो मेरा ना थोड़ा सा कंसल्टेंट्स के बारे में ना कोई बहुत अच्छा व्यू नहीं बना। मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से, बिग 4 से भी काम कर लिया, और दे आर वेरी गुड एट प्रेजेंटिंग थिंग्स, एंड मैं ये नहीं कह रहा कि दे शुड नॉट टेक इट अदरवाइज, बट क्या है कंसल्टेंट थोड़ा कंसल्टेंट ही होता है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा नाम के साथ मेरी इमेज जाती नहीं है। लेकिन हाँ, एज फार एज मेंटरिंग इज़ कंसर्न, तो अब आप किसी को मेंटर करोगे बहुत टाइम चाहिए, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके साथ इतना टाइम लगाऊं, अनलेस अनटिल आई एम पेड वेरी वेल फॉर दैट। या मैं शायद कहूँगा उसको कि भाई ठीक है यार, तू मुझे पैसे ना दे, मैं तेरे को यहाँ से यहाँ का रास्ता दिखा सकता हूँ और यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, मतलब हेल्प कर सकता हूँ, बाकी उसकी किस्मत। लेकिन मुझे लगता है कि येस, यू हैव गिवन मी अ वेरी गुड आइडिया वेयर आई थिंक आई कैन ऐड वैल्यू, बट द थिंग इज़ कमर्शियल, हाउ विल ही पे मी कमर्शियल, क्योंकि मैंने तो अपनी मोटिवेशन से काम किया है। मैंने कभी किसी के लिए काम किया नहीं है इतने सालों में, और मोटिवेशन के लिए काम किया, एंड वी कैन हेल्प, बट आई डोंट थिंक आई एम एट अ स्टेज वेयर आई कैन कमेंट फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग, बिकॉज मैंने ना बहुत लोग देखे हैं आज के डेट में, मतलब बच्चे बोलते हैं मैं बिजनेस कोच हूँ,
मतलब they have never built anything in their life and they are business coach, right? You will, मतलब you find a lot of people around it, and they are somehow they are able to convince somebody also that okay, I can tell you better than you know about your business, right? And they have never gone there, they have never done that. So I think that wastes a lot of time, and that is I think a very negative thing for the society. अरे क्यों जी, उनका भी तो धंधा चल रहा है, दे आर ऑल्सो डूइंग बिजनेस, और but वो अगर actually- किसी को कन्विंस करके उससे पैसे ले लेते हैं तो वो उनका बिजनेस है, उनके बिजनेस में क्यों लात मारेंगे, वो अपना कर रहे हैं बिजनेस, उनको क्या प्रॉब्लम है, अगर उन्होंने ये सीख लिया है But I तो think इट्स अ गुड थिंग. But I think बड़े एक entrepreneur का जो एक बहुत कुछ बड़ा अच्छा कर सकता था, I think उसका बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, if nothing else. Obviously he'll learn out of it, he'll get out of it. But एक I think अगर टाइम पे क्लैरिटी मिलती है तो आप ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो कर पाते हो, ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर पाते हो. और आजकल टाइम किसी के पास नहीं है, एवरीबडी वांट टू ग्रो फास्ट, एंड होना भी चाहिए. तो आई थिंक वहाँ पे वो जो somebody who has actually done it on ground, जो क्लैरिटी वो दे सकता है, आई थिंक वो कोई चार किताब पढ़ के या स्ट्रेटजी समझ के नहीं कर सकता. मुझे लगता है कि वो एक गैप है पूरा. दीपक जी देखो, मेरे इस पे विचार है कि देखिए, हमने कल कोई छक्के मारे लाइफ में, तो ज़रूरी नहीं हम आगे भी छक्के मारेंगे, ठीक है? राइट. तो आप अपने बारे में ये नहीं कह सकते कि आपने पास्ट में ही करा तो ग्लोरी में रह के भी अभी फिर दोबारा कुछ कर लेंगे. राइट. तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. राइट. एंड पर मुझे क्या लगता है कि जैसे टाइम चेंज हो रहा है, आप लर्निंग करते रहो. राइट. एंड इफ़ एंटरप्रेन्योर इज़ अ गुड लर्नर, राइट. अपनी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपनी जर्नी से ज़्यादा सीखने को मिलेगा, चाहे हम जो मर्जी कर लें. एब्सोल्युटली. एंड हो सकता है एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे आपको वो चीज़ें हेल्प करने लगती हैं, कंसल्टेंट हेल्प करने लगते हैं, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा सेटअप हो जाता है, और ये सब वो मैं देख के आया हूँ. राइट. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर की अपनी सूझबूझ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. हम इसीलिए तो एंटरप्रेन्योर हैं राइट. कि हमें रोज़ चैलेंज आएंगे और हमें रोज़ सॉल्व करने हैं. राइट. अगर कंसल्टेंट भी गलत मिल गया तो चलो उसको भी छोड़, आगे कैसे करना है. That's true. So I think एक और important point है, I think because like that in the life of an entrepreneur, I think आपके बहुत हाई जब आते हैं तो आप obviously you enjoy it, right? You feel that you are the king. But there are a lot of lows, right? And जब setback पड़ते हैं लाइफ के अंदर, तो वहाँ से दोबारा खड़ा होना जो होता है वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, और कई लोग खड़े नहीं हो पाते, या कई लोग बहुत लंबे टाइम तक उस शेल में ही जीते रहते हैं उसके ऊपर से. एंड सिंस यू हैव सीन ऑल दोज थिंग्स, राइट, व्हाट इज योर एडवाइस टू दोज यंग एंटरप्रेन्योर्स दैट हाउ मच टाइम एंड व्हाई, हाउ कैन दे कम बैक फ्रॉम एनी सेटबैक? सो दीपक जी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, ठीक है? मैंने भी ज़िंदगी में बहुत हाई एंड लोज देखे, फिर मुझे क्या पता था कि भाई ऐसा भी दिन आएगा कि सुकैम मैं अपने सीने पे नहीं लगा पाऊँगा, ठीक है? और मेरे ऊपर कोई और केस ठोकेगा सुकैम के लिए, और ये सब चीज़ें. तो आप उसके लिए, किसी भी चीज़ के लिए, इवेंचुअलिटी के लिए तैयार नहीं होते हो. और आपका एक्सीडेंट भी हो जाए, आपकी टांग टूट जाए, आप तैयार थोड़ी होते हो कि मैं 10 दिन हॉस्पिटल में काटूंगा. तो भगवान जी चाहते हैं 10 दिन हॉस्पिटल में कट जाते हैं. उसके बाद आपका दिमाग चलता है कि यार ये हॉस्पिटल से जल्दी निकलना है या देर से रहना है. तो मुझे लगता है कि ये सेटबैक सबकी लाइफ में आते हैं, कोई रिलेशनशिप के फॉर्म में, कोई बिजनेस की फॉर्म में, पर्सनल एक्सीडेंट्स की फॉर्म में. तो मुझे लगता है कि आपकी सूझबूझ है कि कितने दिन रोगे आप, और उसकी रोने को जितनी जल्दी आप निकलोगे. और मुझे लगता है कि जैसे जैसे लाइफ मेरे साथ चलती गई, मेरा थोड़ा बेटर होता गया. मेरा रोने के दिन अगर 15 दिन थे तो फिर 10 हुए, फिर 5 हुए, फिर ज़्यादा बड़ा आ गया तो फिर मैंने उसमें भी शायद 1 साल ख़राब कर दिया लाइफ का. बट मैं कुछ ना कुछ लर्न करता रहा. मैं जाके कंप्यूटर में बैठ जाता था, कुछ लर्निंग करने लग गया. चलो भैया, अब गूगल क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पढ़ते रह रहे हैं कि चलो ये. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप लर्निंग करते रहते हो, मतलब अगर आप बुरे हाल में भी हो और आप कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज रखते हो, क्योंकि आपका मेंटल जो है ना, जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपकी नेगेटिविटी जो है ना आपको पूरी घेर लेती है. उसको अगर हम, उस दिमाग को अगर हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर लें, कहीं पे भी, एक तो है कि दारू पी के बैठ जाऊँ, नशा कर लूँ. तो मुझे लगता है कि जब भी मेरी लाइफ में बहुत लोज आते हैं, मैं कभी भी दारू का सहारा या किसी चीज़ का सहारा नहीं लेता. एंड बट फिर उसको देखते हैं भाई एंगेजमेंट कहाँ चाहिए, या मैंने क्या नहीं सीखा लाइफ में, चलिए मैं सीख लेता हूँ. एंड इट इज़ नॉट ईजी, मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब मैं शायद आपको बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं उस फेज़ से निकल आया हूँ, या फिर दोबारा जाना तो भगवान जी का पता नहीं. लेकिन उस फेज़ में सबके लिए कष्ट होता है, और उससे निकलना तो है ही है. तो अपने आप को समझाना पड़ेगा ना दिमाग को कि भाई ये करना है. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सो मेरे को, जैसे मेरा वेट बढ़ जाता है, कुछ करता है, तो मेरे को लगता है यार ये वेट बढ़ गया, या मेरा कोई इशू आ गया. तो अभी मेरा वेट बढ़ रहा था, और थोड़ा डायबिटीज़ का भी थोड़ा सा वो चैलेंज था बड़े सालों से, लेकिन मैं उसको अब तो कोई दवाई ली नहीं. तो एक दिन मैंने HbA1c चेक कराया और वो 7 क्रॉस कर गया. अभी तक तो मैंने तो कोई दवाई ली नहीं थी, मुझे पता था, मैं उसको सारे हमेशा 5.8 मेंटेन करके चल रहा था. बस उस दिन रिपोर्ट आई, अगला दिन ख़त्म. अगले दिन तो हमने मिठाई नहीं खाया. तो मेरी वाइफ बोलती रहती है, मेरे कोई भी जो बोलेगा कि भाई आप मीठा, मैंने कहा ये तो छोड़ दिया, ख़त्म हो गई बात, इसकी तो बात ही नहीं कर सकते हम. तो क्या है, आपको सिर्फ एक बात समझानी होती है लाइफ में अपने दिमाग को कि मुझे नहीं करना.
तो होने लगती हैं चीज़ें। राइट पर अगर मैं ये सोचूं कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे बस की नहीं है, मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे, यार मैं मीठा नहीं छोड़ सकता, राइट तो भाई फिर तेरे को लगाएंगे इंजेक्शन लोग आके फिर और सब प्रॉब्लम से गिरियो। तो यू हैव टू जस्ट मेक योर ब्रेन यू नो एक्सेप्ट दैट राइट कि मुझे करना है, दैट्स इट, राइट मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ग्रेट। तो एक मैं बता आपसे कि आज की डेट में बात करूं मैं आपसे, तो व्हाट इज द बिगेस्ट अनरिजॉल्व्ड चैलेंज फॉर यू इन लाइफ राइट नाउ, जो लगता है यार ये रिजॉल्व नहीं करा मैं, ये मुझे तंग कर रहा है अभी? सो ऐसे है लाइफ में ना, ये चैलेंज तो बने ही रहेंगे जब तक ये ज़िंदगी है, जब तक आपके पास अनरिजॉल्व चैलेंज है। जिस दिन ये रिजॉल्व चैलेंज हो गया तो फिर चैलेंज तो रहे ही नहीं, राइट तो ये चलते रहेंगे। अब तो मुझे समझ आ गया लाइफ में इसी के साथ जो तुमने लाइफ जीनी है इसी के साथ जीनी है। हाँ तो ये अनरिजॉल्व चैनल या रिजॉल्व चैनल तो कुछ होता ही नहीं, रिजॉल्व हो गए तो फिर जो चैलेंज नहीं रहे तो ये जब तक आप जिंदा हो भगवान जी आपको चैलेंज दे के रखेंगे कहीं ना किसी फॉर्म में, राइट राइट तो इट्स ओके। ग्रेट जी। सो व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? व्हाट नेक्स्ट फॉर मी? दीपक जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी अपने दिमाग से पूछ रहा हूँ आजकल कि मुझे क्या करना है। एक कंपनी खड़ी हो गई है, उस पर इन्वेस्टमेंट लानी है और कुछ चीज़ें करनी है, और मेरी पर्सनल इंसॉल्वेंसी चल रही है, तो मुझे उसको सेटल करना है। राइट तो ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्या है, मतलब एज एंड व्हेन आएगी, मैंने कुछ चीज़ें सोच ली अपने दिमाग में मुझे ये करनी है, तो उससे मेरे को बड़ा सुकून है कि मुझे ये करना है। आप अगले 6 महीने में 1 साल में क्या करना है मेरे को समझ लिया, मैंने ये करना है। राइट और बाकी नेक्स्ट क्या, भगवान जी मेरे साथ क्या करने वाले मुझे मालूम ही नहीं। ग्रेट। आई थिंक थैंक यू फॉर सो मच, आई थिंक ऑनेस्ट आंसर फॉर एवरीथिंग। आई थिंक बहुत दिनों बाद ऐसा मैंने एक इंटरव्यू लिया जहाँ पर कुछ भी फेक नज़र नहीं आता, कुछ भी लगता नहीं कि कुछ बनावट है, कुछ उसमें कोई डिप्लोमेसी है। आई थिंक रॉ रियल है सब कुछ सामने। बट बिफोर वी एंड, मेरे पास ना कुछ मार्केटिंग के कोट्स हैं, तो आई जस्ट वांट टू हैव योर व्यू ऑन दोस कोट्स कि यार मतलब आपका क्या लगता है, बिकॉज बड़े बड़े लोगों ने कहे हैं इसके ऊपर से, तो कई बार ना लोगों को समझना बड़ा मुश्किल होता है कि यार ये अब स्टीव जॉब ने कुछ कह दिया, उसने कहा तो भैया ठीक ही कहा होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि भाई ये क्या है इसके ऊपर से। तो आई वांट टू हैव योर व्यू ऑन दैट। सो जैसे एक अपने जो जेफ बेजोस ने एक दिया कि योर ब्रांड इज व्हाट पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, हाउ स्ट्रांग दैट सो स्टेटमेंट? दीपक जी मैं कोई बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, ब्रांड होता क्या, पहले ये बात लेते हैं। अपनी पर्सनल ब्रांड की बात कर रहे हैं या कंपनी के ब्रांड की बात कर रहे हैं? ब्रांड मतलब इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी सो मैं एक बात बोलूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि पहले तो आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। कंपनी चलानी है तो सबसे पहले तो आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, राइट जहाँ लोगों को पता हो कि भाई ये बंदा ऐसा ही है। राइट वो मुझे नहीं पता कि कौन क्या बनाएगा, लेकिन आपको अपना ब्रांड बनाना बड़ा ज़रूरी है। राइट एंड सेकेंडली रूम में नहीं है तो लोग हमारे बारे में तो ये बोलते होंगे साला बड़ा खड़ूस बॉस है लेट इट बी। राइट बट यू नो जो भी तारीफ़ करें नहीं करें, Right. आपका तो थॉट है ना कि आपको ये करना है। राइट आप लोगों से इन्फ्लुएंस होकर बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में देखा है, जो बहुत ज़्यादा लोगों से ज्ञान लेने लगते हैं ना वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कोई आके देता है यार ये कर ले, कोई कहता है नहीं कर, Right. तो फिर कोई डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाएगी। तो जो आपको लगता है वो करो। राइट। एक स्टेटमेंट हो रहा है कि गुड मार्केटिंग मेक्स कंपनी लुक स्मार्ट एंड ग्रेट मार्केटिंग मेक्स कस्टमर फील स्मार्ट। शायद मुझे समझ नहीं आई ये बात ओके लेकिन इस पे मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर सकता हूँ कि लोगों में जब ये प्राइड होए कि हमने इसका ब्रांड ये वाला प्रोडक्ट लिया है, राइट राइट ठीक है, तो हो सकता है शायद ये बात आप कहना चाह रहे हैं अंग्रेजी में। राइट मैंने नहीं कहा, किसी और ने कहा, तो मैं तो कि सिर्फ अगर मैं तो सिर्फ उसका Yeah. आंकलन कर रहा हूँ Right, कि right. शायद वो ये कहना चाह रहा है Right. कि जो कस्टमर है वो ये सोचे कि हाँ यार मैंने कोई ब्रांड लिया है, मैंने कोई अच्छा प्रोडक्ट लिया है, एंड Right. ही फील कि उसको लगे कि हाँ मैंने कोई प्राइड आए। राइट राइट तो अगर ये कह रहे हैं तो सही है, बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए। आपके एम्प्लॉय का भी प्राइड होना चाहिए, Right. आपके सप्लायर का भी प्राइड होना चाहिए, और आपके कस्टमर का भी प्राइड होना चाहिए कि हाँ यार मैं ठीक बंदे से डील कर रहा हूँ, मेरा ठीक प्रोडक्ट है, मेरे टेक्नोलॉजी में या जो भी कि यहाँ मैंने जो सर्विसेज लिए हैं वो बिल्कुल ठीक है। लाइक जैसे मैंने एक टाइम बड़ा बिताया विद होंडा, वर्क देयर ऑलमोस्ट फॉर 2 years 3 years एंड वन ऑफ द बेस्ट कंपनी टू वर्क विद। तो उन्होंने बड़ा एक अच्छी बात बताई थी ब्रांड के लिए कि दैट वट एवर यू आर डूइंग, सो यू शुड हैव जॉय ऑफ क्रिएटिंग। So they have to call three joys. Joy of creating, that whenever you are building that product, you should enjoy the process. You should have joy of selling. When you are selling to somebody, you should be with pride. Okay, I'm selling a good product to somebody. And the person who's buying it, he should have a joy of buying it, right? So that three joy makes it a complete happy journey for everyone. So that's how you. So if you are able to create your brand like that, when everybody is enjoying it, so I think then you make the customer feel also happy and more smarter than the brand itself. सो दीपक जी ये तो थ्योरी है ना, Right. प्रैक्टिकल करना आसान है क्या? आप कहो कि मैंने कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना है Right. तो मतलब
प्रोडक्ट क्रिएट करने में लोगों का कोई ऐसा थॉट ही नहीं होता, और हैप्पी राइट हम वो काम करना चाहते हैं जो सबसे आसान है। राइट तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ना, थ्योरी तो बहुत अच्छी है कि ऐसी वाली बातें करो, ऐसी वाली बातें करो, Right. लेकिन अगर मेरा माइंडसेट है तो मैं करूँगा। राइट मेरा माइंडसेट नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। जो मर्जी समझा ले, आप जितना मर्जी पढ़ लिख के आ जाओ, कि आपको कोई जितना मर्जी समझा ले, अल्टीमेटली करना तो वही है ना आपने, जो आपका माइंडसेट है। Right, तो अपने माइंडसेट को कैसे ठीक करोगे उसकी बात करते हैं। कोर्स तो बड़े बड़े हो सकते हैं, कोई बड़े सक्सेसफुल लोग बड़े सारे कोड दे सकते हैं। Right. मैं भी आपको 4 कोड के दे के जा सकता हूँ आज कि ऐसे करो ऐसे करो। बट मुझे लगता है कि माइंडसेट आपका टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, बिकॉज कोई भी चीज़ आपकी ऐसी नहीं है जो आपकी कांस्टेंट है। राइट चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट। राइट तो कल क्या होगा मार्केटिंग में, सेल्स में, सर्विस में, कुछ भी, कोई सर्विसेज में, प्रोडक्ट्स में, एवरीथिंग इज चेंजिंग सो फास्ट इन द वर्ल्ड। राइट राइट सो हाउ टू कीप अप विद दैट वर्ल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट राइट एक आई थिंक क्वेश्चन मेरे पीछे मिस हो गया आपसे, कि आपने एक बात करी थी कि आपने एक जैसे सुका में होता है मेन ब्रांड, द प्राइमरी ब्रांड, बट आपने कई प्रोडक्ट लॉन्च करे जिसके वो एक तरह के सब ब्रांडिंग हो गई, तो वो मॉडल का नाम ही अपने आप ब्रांड बन गया। तो इज इट अ राइट स्ट्रेटेजी टू हैव क्रिएट सब ब्रांड्स एंड सब डोमेन, और इट इज रॉन्ग स्ट्रेटेजी? सो जब मैंने ये काम किया था तो मुझे बहुत वाई मिली। जैसे चिक ब्रांड था, मेरा एक ब्रेनी था, मेरा एक फाल्कन था। राइट तो उस टाइम पे बड़ी वाह मिली कि यार देखो इन्होंने सब ब्रांड क्रिएट कर दिए। लेकिन मुझे बाद में अंदर जाके ये प्रॉब्लम नजर आई कि लोगों को ये नहीं समझ आता प्रोडक्ट कौन सा है, क्योंकि एक ही कैटेगरी में 4 प्रोडक्ट है। राइट तो ये नहीं पता लगता कि यार इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये प्रोडक्ट करता क्या है। Okay. सो दे लेटर ऑन आई रियलाइज दिस इज अ फ्लॉड दिस थिंग। राइट सो मुझे क्या लगता है कि कोई भी चीज़ का रिलेवेंस है, राइट वो आपको एक टाइम पे दिखता ही है। आपने ब्रांड भी सब ब्रांड क्रिएट भी कर लिया। Right. और मैंने तो बड़े सारे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा रखे थे, बहुत सारे सूखे में, हाँ, मतलब 100 से ऊपर मेरे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड थे, राइट कॉपीराइट्स थे, डिज़ाइन पेटेंट थे, टेक्नोलॉजी पेटेंट थे। नहीं, आई थिंक थोड़ा इस पे आप मुझे बताओ, बिकॉज आई थिंक ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि आज की डेट में क्या है कि पेटेंट लगता है कि यार मतलब यू नीड अ वेरी बिग कंपनी, मतलब मेरे बस की पेटेंट वेटेंट नहीं है। तो मतलब व्हाट यू नीड टू एक्चुअली, नंबर 1, शुड आई गो फॉर पेटेंट इफ आई हैव समथिंग वेरी प्रोप्राइटरी? नंबर 2, इज इट टू डिफिकल्ट? एंड नंबर 3, हाउ कैन आई डू इट? सो देखिए, अभी आपने एक कोट मारा कि भाई इसमें तीनों चीज़ें होनी चाहिए। Right. ठीक है, उसी कोट के ऊपर आ जाता हूँ मैं। मैंने नहीं मारा सर, किसी और ने मारा था, मैंने सिर्फ रिपीट करा है। तो वो कह रहा है कि भाई अगर मैं अपने पेटेंट लेके बाजार में जाता हूँ कि मेरे पास ये पेटेंट है, Right. तो डीलर बेचने वाले को प्राइड है, अपने एम्प्लॉय को प्राइड है, Right. लेने वाले को प्राइड है, यार इन्होंने पेटेंट ले रखे हैं। राइट तो पेटेंट भी बड़ी तरह के हैं, ट्रेडमार्क अलग है, पेटेंट अलग है। पेटेंट में भी डिज़ाइन पेटेंट है, कॉपीराइट है, एंड टेक्नोलॉजी पेटेंट है। एक और चौथा भी एक भाई बहन पैदा हो गया। राइट तो क्या है, वेरी सिंपल टू डू, वेरी सिंपल, इट जस्ट नीड अ माइंडसेट। पैसे नहीं लगते, अच्छा माइंडसेट चाहिए कि भाई मैंने ये चीज़ क्रिएट करी है, इसमें पेटेंट कर सकता हूँ। और आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया, सब कुछ ऑनलाइन। पहले तो क्या होता था, हमारे कंसल्टेंट होते थे, आते थे, ये पेपर दो, वो पेपर दो। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो इट्स सो ईजी, पैसे भी नहीं लगते ज़्यादा, और गवर्नमेंट आपको पैसे वापस भी कर रही है कि अगर आप ये कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब सूखा में तो मुझे ये बातें समझ नहीं थी, तब टाइम ही नहीं था। यहाँ पे आके तो मुझे बहुत समझ आ रहा है, गवर्नमेंट पैसे दे रही है आपको, तो आपके पैसे भी नहीं लग रहे। ओके, पेटेंट रजिस्टर करने के पैसे मिल रहे हैं? हाँ, अच्छा अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो गवर्नमेंट आपको उसके लिए वो देती है, एमएसएमई में, बाकी चीज़ों में। तो क्या है, ये जो ऑनलाइन ज़िंदगी हुई है ना, इतनी सारी चीज़ें आसान हो गई, जिसमें मैं लोगों पे डिपेंडेंट होता था राइट कि यार इसको ढूंढ, उसको ढूंढ। अब तो सब कुछ है, थोड़ी देर में ऑनलाइन में समझो, राइट या किसी के फ़ोन करके पूछ लो यार ये क्या है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। तो इट हैज़ बिकम वेरी ईजी। राइट ग्रेट। सो आई थिंक सर लास्ट क्वेश्चन, इफ़ यू हैव टू एडवाइस समबडी, बिकॉज अब ये जो एपिसोड देख रहे होंगे ये लोग अलग अलग जर्नी में होंगे, मतलब स्टार्टअप भी हैं, हमारे ऐसे लोग भी हैं जो ऑलमोस्ट 20 साल से काम कर चुके हैं, हमसे आगे वाले भी होंगे। सो अगर आपको 3 एडवाइस देनी है ऑन आई लिमिटेड टू ओनली मार्केटिंग, कि मतलब व्हाट आर योर 3 एडवाइस कि यार ये 3 चीज़ें मार्केटिंग में जरूर कर लेना, बाई यूज़ करो ना करो, तो वो एडवाइस क्या होगी आपकी? दीपक जी, आपको पूरे इंटरव्यू ये समझ नहीं आया कि मैं ये एडवाइस देता नहीं हूँ। पर मैं लेके रहूँगा। ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है, हमें खुद ही नहीं पता क्या हो रहा है, हम भी लर्न कर रहे हैं, एंड टाइम के साथ हमेशा चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इट इज़ वेरी टफ टू गिव ऐसी एडवाइस कि 3 मैं घर से तैयार होकर आऊँ कि भाई ये 3 बातें मैंने बतानी ही बतानी है। आप मेरे इंटरव्यू से निकाल लो जो मैंने बातें करी हैं कि पर मुझे लगता है कि येस, यू हैव टू हैव योर ओन ब्रांडिंग, यू नो, व्हेन यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट योर ओन ब्रांड। अगर मैं सुबह 8 बजे फैक्ट्री पहुंच जाता था तो सारे टाइम से आ जाते थे। राइट तो आपको रोल मॉडल बनना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपको तो मैं रोल मॉडल ही बनूं, और कोई और आजकल तो खैर थॉट ही बहुत बदल गया कि पहले फंडिंग लेके आओ, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। सो वो अपनी जगह सही है, उनको वैल्यूएशन मिल रही है, एंड यू नो वर्ल्ड इज़ गोइंग। तो वो बातें मुझे समझ नहीं आती राइट 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 कि भाई ऐसे कैसे हो जाता है राइट राइट कि कंपनी घाटे में चल रही है और आपकी वैल्यूएशन हो जा रही है। तो ये सब
आज की डेट में सबके अपने अपने थॉट प्रोसेसेस हैं। राइट उनका थॉट प्रोसेस अपने लिए ठीक है, मेरा थॉट प्रोसेस मेरे लिए ठीक है। हम पुराने ज़माने के एंटरप्रेन्योर हैं, राइट लेकिन लर्निंग हैज़ टू गो ऑन। right. Great, sir. But I think there's so much to learn from this entire conversation, I think, which is very difficult to put it on paper otherwise. And I think we'll try to extract more out of this conversation in short format so that people can absorb more in less time also. But I think thank you for so much for your time and being so open and so raw and so real on this episode. I think it's something which is very difficult to find these days. So thank you. Thanks a lot for for coming and sparing your time here. Thank you Deepak for Thank you, calling me here. Thank you very much. Thank you.